ओडिशा के अठागढ़ टाउन के पास एक गांव पड़ता है और इसी गांव में हमारे एक सब्सक्राइबर रोहित भाई का एक पुश्तैनी घर भी मौजूद है। और इनका ये घर ना बाकी गांव से थोड़ा सा कटा हुआ है। मतलब इनके घर के आसपास 4-5 घर बने हुए हैं और वो पूरा एरिया एक 31 बीघे के जंगल से घिरा हुआ है। अच्छा, जो इनका घर है उसके पास में ही इनके पूर्वजों द्वारा एक मंदिर भी बनवाया गया था। रोहित बताते हैं कि मेरी फैमिली में ना पिछले 85 सालों से एक बहुत अजीब तरीके की रिचुअल फॉलो होती है। उस घर में जब भी किसी बेटे की शादी होगी तो शादी के 17 साल के बाद वो अपनी पत्नी को गांव लेके आएगा और फिर पति पत्नी जो इनके गांव के घर के पास वाला मंदिर है उस मंदिर में पूजा करेंगे। पर यहाँ कंडीशन ये थी कि उस टाइम पर जो उनकी पत्नी है वो प्रेग्नेंट होनी चाहिए और उस टाइम पर उनकी प्रेगनेंसी का 6ठा महीना चल रहा होगा। अब समय का चक्र तेजी से घूमता है और यहाँ बारी आती है रोहित के पिताजी की। और भाई साहब, जो मैंने आगे पढ़ा ना, सच में मतलब मेरे कमरे की एसी ऑन थी और उस ठंडक में भी मुझे एकदम पसीने आने लगे। मतलब मैं कह सकता हूँ कि मरून फाइल्स के टॉप 5 मोस्ट हॉरिफाइंग स्टोरीज में आज की स्टोरी शामिल है। फिलहाल आप वीडियो में रोहित भाई द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। रोहित बताते हैं कि जो इनके गांव वाला घर है वो एक काफी बड़ा घर है और जो इनकी फैमिली है वो काफी इन्फ्लुएंशियल रही है उस पूरे इलाके में। और शायद यही कारण है कि रोहित ने अपने गांव का एग्जैक्ट नाम रिवील नहीं किया है। अब इनके गांव से जंगल के बीच होते हुए एक 25 किलोमीटर लंबी सड़क निकलती है और वहीं सड़क सीधा जाके हाईवे पे मिलती है जो उनका एकमात्र सोर्स ऑफ कनेक्शन है विद द मेन हाईवे। आज के टाइम पर उस गांव के घर में सिर्फ रोहित की दादी और उनके दादाजी रहते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इनके फैमिली में वो रिचुअल फॉलो होते हुए आ रहा है पिछले 85 साल से कि भाई वाइफ को लेके आना है शादी के 17 साल के बाद और उस टाइम पर वो 6 महीने के प्रेग्नेंट होनी चाहिए और फिर पति पत्नी उस मंदिर में पूजा करेंगे। तो अब फाइनली बारी आती है रोहित के पापा की। अब जो रोहित के पापा थे ना, ये एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर है। भगवान, रिलीजन इन सब में ये बहुत मानते थे, पर जो ये सारी रिचुअल्स होती है ना, इनके पापा को लगता था कि ये सब सिर्फ एक अंधविश्वास है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। अब इस टाइम पर ऑलरेडी इनके 2 बच्चे थे, रोहित और उनकी छोटी बहन। तो इन्होंने अपनी जब बारी आई तो उस चीज को इग्नोर कर दिया कि नहीं, मैं ये सब नहीं करूंगा। अब जब इन्होंने मना किया तो इनके जो रिलेटिव हैं जो गांव में रहते थे उन लोगों ने फोन करके बोला कि देखो ऐसे मत करो, ये तुम्हारे खानदान की परंपरा है तो हमें लगता है कि तुम्हें इसे निभाना चाहिए, ऐसे पीछे हटना सही नहीं रहेगा। पर यहाँ रोहित के पापा ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। अब जब उनके गाँव जाने की डेट थी ना, उसके ठीक 1.5 महीने के बाद रोहित के दादाजी की डेथ हो जाती है। अब जैसे ही ये न्यूज इनके घर वालों को पता चली, सबके सब गांव के लिए निकल जाते हैं। अब देखो, जो रोहित की फैमिली है इसमें इनके पापा के 3 और भाई है, मतलब ये टोटल 4 भाई और ऐसे रोहित के जो कजन्स वगैरह हैं सबको मिला के ये टोटल 7 लोग थे। अब इसमें से जो इनके एक चाचा हैं उनकी 2 शादियां हो रखी है और फिलहाल जितने लोग गांव पहुंचे थे उन सबको मिला के टोटल 17 मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग दादी जी। अब ये जो भी इनके चाचा ताऊ थे ये सब लोग अलग अलग शहर में रहते थे। रोहित खुद भुवनेश्वर में रहते थे अपने मम्मी पापा और बहन के साथ। अब जब ये न्यूज पता चली तो ये सारे के सारे गाँव में इकट्ठा हो गए, क्योंकि जो भी अंतिम संस्कार ये सब होना था वो सब गाँव के ही रिचुअल के हिसाब से होता आया रहा है। अब यहाँ एक चीज और समझना कि जो इनका गांव है इसके सबसे नजदीक रोहित के ही पापा रह रहे थे भुवनेश्वर में, तो ये सबसे पहले पहुंचते अपने गांव और जो भी फिर वहां पर अंतिम संस्कार का प्रोसीजर होता है, जो भी सामान चाहिए होता है, यही सब कुछ अरेंज कर रहे थे। अब रोहित लिखते हैं कि पूरे घर का माहौल एकदम उदासीन था। मेरी दादी लगातार रोए जा रही हैं, मेरे पापा पूरा घर के बाहर का काम संभाल रहे थे और मेरी मम्मी दादी माँ को कंसोल कर रही थी। अब यहाँ एक चीज और समझना कि इनके फैमिली में एक और तरीके की प्रथा फॉलो होती है। जब किसी महिला का पति मरता है तब उस टाइम पर उस महिला ने जो भी जेवर पहने होते हैं, जो भी गोल्ड होता है उनके बॉडी पे, वो सब गोल्ड निकाल के अपने पति के मुंह के अंदर डाल देती है। अब यहाँ रोहित की दादी एकदम रोते रोते अपने सारे जेवरात निकालती हैं और फिर उसे अपने मृत पति के मुंह के अंदर रख देती है। अब इस बीच लगभग रोहित के सारे चाचा ताऊ भी पहुंच चुके थे और फाइनली इनके दादाजी का अंतिम संस्कार किया जाता है। अब यहाँ हिंदू धर्म में 13वीं होती है, मतलब 13 दिन तक जो भी मुख अग्नि देता है वो एक खास तरीके के रिचुअल फॉलो करता है। मतलब कि जितना मुझे याद है उसको नमक नहीं खाना है, उसको मतलब नॉर्मल जो लोग खाना खाते हैं वो सब नहीं खाना है, एक अलग बेड पे सोना होता है। तो ये सब चीजें इनके जो रोहित के पापा थे ये फॉलो कर रहे थे। पूरे 13 दिनों तक इनके सारे भाई सब लोग रहे उसी घर में और फाइनली 13वीं होने के बाद ये सब अपने अपने शहर जाने के लिए तैयार हो चुके थे। अब देखो, जिस टाइम पर रोहित की फैमिली निकलने वाली थी ना, उस समय रोहित के पापा अपनी जो गाड़ी थी वो बैक कर रहे थे। एक तो वो गांव वाला कच्चा सड़क था, बहुत नैरो सा। अब जब ये गाड़ी धीरे धीरे बैक कर रहे थे तब इनके गाड़ी के पीछे वाला चक्का ना एक बिल्ली के ऊपर चढ़ जाता है और उस बिल्ली की वहीं पे डेथ हो जाती है। जब ये चीज रोहित की दादी ने देखा तो बोला कि सुनो, आज मत निकलो तुम लोग,
ये ऐसे जाने के टाइम बिल्ली का मर जाना ये शुभ नहीं होता, रहने दो, कल चले जाना। अब ये सुन के रोहित के पापा चिढ़ जाते एकदम, पर फिर उन्होंने अपनी माँ का चेहरा देखा कि भाई वो ऑलरेडी बहुत डिप्रेस्ड है, उनको ऐसे परेशान करना ठीक नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है माँ, हम आज रुक जाते हैं, कल निकल जाएंगे। अभी इस टाइम पर इनके फैमिली के बाकी लोग अपने अपने घर के लिए निकल चुके थे और फिलहाल गांव वाले घर में सिर्फ रोहित के पापा, मम्मी, इनकी छोटी बहन और इनकी एक बड़ी कजन सिस्टर थी। उस कजन सिस्टर को रखा गया था दादी की देखभाल करने के लिए कि बाकी अब सब लोग चले जाएंगे तो भाई दादी ऐसे अकेले रह जाएंगे, इसलिए वो कजन सिस्टर रुकी हुई थी। रोहित लिखते हैं कि जो ये पुश्तैनी घर है, इसके सेकंड फ्लोर पर रोहित की फैमिली का कमरा है। उस रात ये सब लोग कमरे के अंदर सो रहे थे, पर जो रोहित के पापा है ना, उनको कोई चीज लगातार जगा के रख रही थी। मतलब आंख पे आंख नहीं पड़ रही है इनकी। अभी जिस कमरे में ये लोग सोए हुए हैं, इसके ठीक ऊपर इनके घर का छत था। रोहित के पापा यहां सो नहीं पा रहे हैं और थोड़ी ही देर में ना इनको ऊपर छत से ऐसे चूड़ी की और घोड़े की टाप की आवाज सुनाई देने लगी। अब ये आवाज लगातार आती जा रही है। अब यहाँ रोहित के पापा ने अपनी पत्नी से एकदम धीरे लफ्जों में डिस्कस किया कि ऊपर से जो आवाज आ रही है, तुझे भी सुनाई दे रहा है क्या? तब रोहित की माँ बिना कुछ बोले बस अपना सर हिलाती है कि हाँ। अभी ये लोग कुछ समझ ही पाते कि क्या हो रहा है, तभी इनके उस घर के मेन डोर पर एक बहुत तेज बैंग की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि भाई कोई बाहर से इनका दरवाजा पीट रहा है। अब वो आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि घर के सारे लोग उठ जाते हैं। रोहित की भी नींद खुल गई। पर यहाँ रोहित लिखते हैं कि इस टाइम पर मेरी मम्मी ने मुझे ब्लैंकेट में लपेट रखा था और मुझे बहुत जोर से ऐसे गोद में भर रखा है कि मैं कहीं डर ना जाऊं। अब चूंकि उस टाइम पर रोहित के पापा ही घर के हेड थे, तो ये नीचे उतर के जाते हैं अपने घर का मेन गेट खोलने, चेक करने के आखिर कौन है इस समय। अभी इस टाइम पर रोहित की मम्मी रोहित को एकदम अपने गोद में लेके कमरे के अंदर, ये ऊपर वाले कमरे की, जो इनका कमरा सेकंड फ्लोर पे था। और यहाँ पर जो रोहित की दादी थी और उनकी कजन सिस्टर, वो लोग अपने घर से बाहर निकल के हॉल में आ चुके थे। जब इनके पापा नीचे उतर के गए, तब इन्होंने अपनी माँ की तरफ देख के पूछा कि ऐसे इशारे में। तब यहाँ रोहित की दादी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, ये बस एक टक उस दरवाजे की ओर देखे जा रही थी। अब थोड़ी देर के बाद रोहित के पापा चल के जाते उस मेन गेट पे और फिर अपने हाथ से वो गेट को खोल दिया। भाई साहब, जब गेट खोला ना, तो ये देखते हैं कि बाहर कोई भी नहीं था। अब जैसे ही रोहित की दादी ने ये चीज देखी, भाई वो एकदम जोर से चिल्ला के रोने लगी। बोलती है कि बेटा गेट बंद कर दे जल्दी। अब इससे पहले कि रोहित के पापा वो गेट बंद करते, इनकी नजर अपने घर के चौखट पे पड़ती है। भाई ये देखते हैं कि इनकी माँ ने जो गोल्ड का ईयररिंग अपने डेड हस्बैंड के मुंह के अंदर डाला था, भाई वो ईयररिंग सामने पड़ा हुआ है। रोहित के पापा को लगा कि मे बी जो ये ईयररिंग है इनके फादर के मुंह के अंदर ठीक से प्लेस नहीं हुआ होगा और वो स्लाइड होकर शायद गिर गया है। ये चुपचाप बाहर निकलते हैं और वो ईयररिंग उठा के घर के अंदर आ गए। इन्होंने डोर लॉक किया और फिर जाके अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये ना सोने का जो आपका ईयररिंग था, ये बाहर पड़ा हुआ था, मैं लेके आ गया। तब यहाँ रोहित के दादी एकदम चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्यों लेके आया इसे, अंदर से बाहर ही फेंक दे। तब रोहित के पापा बोलते हैं कि मैं भी बॉडी ले जाते समय गिर गया होगा, मैं कल एक पंडित को बुला के इसका ढंग से विसर्जन करवा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। अब यहाँ इन्होंने अपनी माँ को कंसोल किया और फिर ऊपर चले जाते हैं सोने के लिए। पर यहाँ रोहित के पापा से गलती ये हो गई कि इन्होंने अपनी माँ को, जो अभी एक कमरे के अंदर सुन रहे थे, ऊपर से चूड़ियों की आवाज और घोड़े की टाप की आवाज आ रही थी, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। इनको लगा कि मे बी मेरी माँ ऐसी अभी अपसेट है और ज्यादा अपसेट हो जाएंगे तो क्यों फालतू में परेशान करना। अभी देखो यहाँ जैसे ही रोहित के पापा अपने कमरे में वापस गए ना सोने के लिए, भाई ये देखते हैं कि जो इनकी पत्नी है वो एकदम पसीना पसीना हो रखी है। उन्होंने रोहित को एकदम जोर से अपनी बाहों में भींच रखा था। ये पूछते हैं कि क्या हो गया, इतना पसीना क्यों आ रहा है तुमको? तब यहाँ रोहित की मम्मी बोलती हैं कि जब तुम नीचे वो मेन गेट खोलने गए थे ना, तब हमारे कमरे के ऊपर जो टेरेस का गेट है वो किसी ने खोला और वो खोल के नीचे आया। जब तुम रूम से बाहर निकले थे तो तुमने पूरी तरीके से कुंडी लॉक नहीं की थी। मैंने देखा कि हमारे रूम का गेट अपने आप खुला और कोई तो अंदर घुस आया कमरे के।
मुझे उसके प्रेजेंस साफ साफ फील हो पा रही थी। और फिर ना उसने मेरा नाम लिया, शांति। अब ये नाम सुन के उन्होंने रोहित को और तेज अपने बाहों में भर लिया कि भाई वो जो भी एंटिटी है कहीं रोहित को छीन के ना लेके चली जाए। और इसी चक्कर में रोहित की नींद खुल जाती है। अब रोहित ये पूछने ही वाला था कि अपनी मम्मी से कि क्या हुआ, तब तक इसके पापा कमरे के अंदर आ गए। अब यहाँ रोहित के पापा बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, इस सब बात पे ज़्यादा ध्यान मत दो, कल सुबह सुबह उठते ही हम सब अपने घर के लिए निकल जाएंगे। और ये बोलने के बाद रोहित के पापा भी चुपचाप बेड पे लेट जाते हैं। ये लोग बस इसी इंतजार में थे कि भाई कैसे जल्दी से सुबह हो जाए और ये लोग भुवनेश्वर के लिए निकल जाए अपनी गाड़ी से। पर भाई साहब ये रातें अभी बहुत लंबी होने वाली थी। अब जब अगली सुबह रोहित की नींद खुली तब भाई ये पाते हैं कि इनकी मम्मी पापा, जो इनकी वो कज़न सिस्टर थी वो, और उस गांव के आसपास के कुछ लोग घर में इकट्ठा हो रखे हैं और सबके सब रोए जा रहे हैं। और भाई फिर रोहित ने पाया कि जो इनकी दादी थी ना, उनकी भी डेथ हो चुकी है। रोहित की कज़न सिस्टर बताती हैं कि रात के करीब 3:30 बजे के आसपास इनको दादी माँ के कमरे से किसी चीज़ के चोक होने और ऐसा लग रहा था कि कोई ना अपने एकदम बड़े बड़े दांतों से किसी चीज़ को बाइट कर रहा है, उसकी आवाज़ आ रही थी। पर यहाँ अक्सर गाँव में ऐसा होता है कि किसी की डेथ के कुछ दिनों के बाद तक ये ऐसी आवाज़ें आते रहती हैं। तो रोहित की कज़न सिस्टर ने इस चीज़ को स्टार्टिंग में इग्नोर किया, पर जैसे ही इन्होंने सुना कि वो चोक होने की आवाज़ और ज़्यादा लाउड हो रही है, ये अपने कमरे से बाहर निकल के दादी माँ के कमरे में जाती है देखने के लिए। और भाई जैसे ही ये दादी के कमरे के गेट के पास पहुंची, ये देखती हैं कि एक काला साया दादी माँ की गर्दन को चोक कर रहा था। उस मंजर को देख के रोहित की कज़न सिस्टर वहीं फ्रीज हो गई। इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि भाई अपनी बॉडी मूव करे या फिर ऊपर जाके रोहित के पापा को बुला के लाए। करीब 1.5 घंटे तक वैसे ही फ्रीज रहने के बाद सुबह 5 बजे ये भाग के जाती ऊपर कमरे में रोहित के पापा को बुलाने। और फिर जब ये लोग नीचे आए तो ये पाते हैं कि यहाँ तो रोहित की दादी जी गुजर चुकी हैं। अब इस टाइम पर जो इनके फैमिली के लोग ओडिशा के अंदर रहते थे, वो लोग वापस गांव के घर पहुंचते हैं। मैक्सिमम लोग ओडिशा से बाहर रहते हैं तो ज्यादा कोई आ नहीं पाया। अब यहाँ दादी जी की भी अंतिम क्रिया रोहित के पापा ही करते हैं। अब उस टाइम पर इन लोगों ने एक पंडित को अपने घर बुलाया था और पंडित ने पूरा सब कुछ देखने के बाद बोला कि आपकी जो घर की दशा है ना, वो सही नहीं चल रही है। तब यहाँ रोहित के पापा ने बोला कि पंडित जी कुछ आप पूजा और क्रिया कीजिए ऐसा कि हमारे जो दोष है, जो ग्रह दोष चल रहे हैं या फिर जो भी है घर के अंदर, वो शांत हो जाए। अब उस टाइम पर पंडित जी ने जितना उनसे हो सकता था उन्होंने मंत्र वगैरह पढ़ा और फिर वो वहां से चले गए। पर यहाँ रोहित के पापा से गलती ये हो जाती है कि उन्होंने उस पंडित को जो ईयररिंग मिला था ना इनको घर के बाहर उस रात, उसके बारे में कुछ नहीं बताया, वो भूल चुके थे। अब फाइनली कुछ दिन के बाद यहाँ पर रोहित की दादी जी का क्रियाक्रम खत्म हुआ और रोहित की फैमिली अपनी कार में बैठकर निकल जाती है भुवनेश्वर जाने के लिए। अब इस टाइम पर इनके फैमिली के कुछ लोग उसी गांव वाले घर में रह रहे थे। रोहित बताते हैं कि उस गांव वाले घर से निकलने के बाद हमने पहले हनुमान मंदिर क्रॉस किया और फिर उसके बाद तिगरिया फॉरेस्ट रोड स्टार्ट हो जाता है। अब ये लोग जैसे ही उस जंगल वाले रोड के अंदर घुसे ना, भाई इनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया एक पेड़ से टकरा के। अब यहाँ जो भी अंदर लोग बैठे हुए थे उनको थोड़ी माइनर इंजरी आई और जब ये बात उनके रिलेटिव्स को पता चली जो उस पुश्तैनी घर के अंदर रुके हुए थे, तब वो लोग कुछ आदमियों को लेके इनके एक्सीडेंट स्पॉट पे पहुंचते हैं और फिर कुछ इंतजाम करके कार को टो वगैरह करवाया। अभी जब एक्सीडेंट हुआ ना, उस टाइम भी वो ईयर रिंग रोहित के पापा के पास ही था। अब जब ये सब लोग घर वापस आए तब इनके बाकी फैमिली मेंबर्स ने बोला कि देखो ऐसे आज जाना सही नहीं रहेगा, ये ना बहुत अशुभ संकेत है, तो तुम लोग रुक जाओ, थोड़ा सा सब शांत होने दो, उसके बाद निकल जाना घर। अब रोहित के पापा यहाँ पर एकदम बहुत चिंता कर रहे थे कि भाई मेरे बेटे की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। इन्होंने रिटायरमेंट के बाद कुछ बिजनेस स्टार्ट किया था, उसमें भी लॉस हो रहा है। तब रोहित के पापा बोलते हैं कि कल ही हम एक किसी बड़े पंडित को बुलाएंगे और जो भी घर में हो रहा है उस सबके लिए अच्छा सा पूजा करवा के फिर हम यहाँ से वापस भुवनेश्वर के लिए निकलेंगे। अब अगले दिन जब इन लोगों ने पंडित को बुलाया उस गाँव वाले घर के अंदर, तब उन्होंने अपनी कुछ क्रिया स्टार्ट की। वो क्रिया करते करते घर के चारों ओर घूम रहे थे और इसी बीच अचानक से एक स्पॉट पर जाके वो रुक गए और फिर उस पंडित ने एक दूसरी ही आवाज में ओडिया लैंग्वेज के अंदर कुछ लाइंस बोली। वो बोलते हैं, तामे मोरो पूजा करिलानी, तामे माते सम्मान देलानी, मुंह तोरो बनासा
नाश्ता करी देवी मतलब तुमने मेरी पूजा नहीं की, मुझे सम्मान नहीं दिया, मैं तुम्हारा पूरा खानदान खत्म कर दूंगा। अब ये लाइन बोलते ही वो पंडित तुरंत अपने ओरिजिनल स्टेट में आता है और फिर एकदम घबराते हुए रोहित के पापा को बोलता है कि आपका जो ये घर है ना, ये अभी पंचूका स्टेट में चल रहा है। पंचूका मतलब 5 दिनों का एक अशुभ घड़ी होता है, तो उस टाइम पीरियड में चल रहा है और इसको जल्दी से जल्दी ठीक करना होगा। उसके बाद उस पंडित ने तुरंत अपना सारा सामान बांधा और वहां घर से निकल गया, ये बोलते हुए कि ये मेरे बस की बात नहीं है, आप लोग कहीं और देख लीजिए। अब इस टाइम पर जो रोहित के पापा के दूसरे भाई लोग थे वो बोलते हैं कि एक काम करो, तुम ना रुक के यहाँ पर पहले घर की पूजा करवा लो अच्छे से। रोहित के पापा सबसे बड़े थे, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि हाँ ठीक है मुझे पूजा करवाना चाहिए, पर इस टाइम पर इनका मेंटल स्टेट सही नहीं था। ये अपने उन भाइयों से झगड़ा करने लगे कि तुम लोग क्यों नहीं रुक जाते हो, तुम लोग रुक के करवा लो, तुम्हारा भी तो घर है ये। भाई मेरी फैमिली है, मेरा बिजनेस लॉस हो रहा है, बच्चे की पढ़ाई छूट रही है, जो पैसा लगेगा मैं दे दूंगा, तुम लोग रुक के करवा लो। अब ये सब बोलते बोलते ना उनके बीच एकदम लड़ाई जैसा माहौल हो जाता है। तब रोहित के पापा इस झगड़े से परेशान होकर घर के बाहर निकलते हैं और ये थोड़ा ड्रिंक करने के लिए चले जाते हैं। अब इस टाइम पर रोहित की मम्मी, रोहित और उनकी बहन, ये तीनों अपने 2nd फ्लोर वाले कमरे में बैठे हुए हैं। रोहित की जो बहन है ये अपने रूम के विंडो के पास बैठी थी और ये तीनों आपस में कुछ अपना बातचीत कर रहे थे। और ऐसे बात करते करते ही रोहित की बहन अचानक से चुप हो जाती है। वो बोलती है अपनी मम्मी को, मम्मी चुप, तुमने कुछ सुना क्या? तब यहाँ पर रोहित और उनकी मम्मी एकदम ध्यान से सुनने लगती हैं। तब इनको ना रूम के ऊपर जो टेरेस है, उस टेरेस पे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है और वो एक बहुत ही फेंट साउंड थी। अभी तीनों वो आवाज़ सुन ही रहे थे कि इसी बीच रोहित की जो बहन है वो चिल्लाती है जोर से। और इस टाइम पर जब वो विंडो के पास बैठी थी ना, ये दौड़ के सीधा अपने मम्मी के पास चली गई बेड के ऊपर। ये बोलती है कि विंडो के जस्ट पीछे से ना मुझे अभी पायल की आवाज़ सुनाई दी। अब इस टाइम पर रोहित की मम्मी बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि ऑलरेडी ये सब हो रखा है घर में और इसके पापा भी अभी नहीं है घर के अंदर। ये चुपचाप अपने दोनों बच्चों को लेके बेड के ऊपर दुबक के एकदम बैठ जाती है और थोड़े ही देर के बाद इनको अपनी रूम के डोर पे किसी की नॉक सुनाई देती है। और उस नॉक के बाद किसी ने बाहर से बोला कि शांति, दरवाजा तो खोल दो, बाहर खड़े रखोगे क्या मुझे? और भाई साहब ये आवाज रोहित के दादी जी की थी। यहाँ पर रोहित की मम्मी अपनी बेटी को बोलती है कि कुछ बोलना मत, कुछ भी रिस्पॉन्ड मत करना। रोहित लिखते हैं कि इस टाइम पर हम एकदम फ्रीज हो चुके थे और जब मैं ये आपको मेल लिख रहा हूँ तो इस समय भी मैं एकदम कांपते हुए आपको ये बात बता रहा हूँ। अब जब इन लोगों ने गेट नहीं खोला तब उस पर नॉक और तेज हो जाता है और थोड़ी देर लगातार नॉक होने के बाद वो आवाज बंद हो गई। अब उस आवाज बंद होने के 15 मिनट के बाद ही रोहित के मम्मी को एक कॉल आता है। ये कॉल रोहित के चाचा जी की थी। रोहित के वो अंकल फोन पे बताते हैं कि जो रोहित के पापा है ना, उनकी पास वाली नदी में डूबने की वजह से मौत हो गई है। भाई ये न्यूज़ मिलते ही रोहित की माँ, इनके भाई बहन सब जोर जोर से चिल्ला के रोने लगे। एकदम इनकी पूरी फैमिली तबाह हो चुकी थी। अब फिर से उनके घर में वही मातम वाला माहौल। अब जो यहाँ रोहित के पापा से जस्ट छोटे भाई थे, उन्होंने आके पूरा अंतिम संस्कार किया और फिर इन्होंने एक बहुत सिद्ध पंडित को बुलाया और बोला कि आप इस घर को देखिए अच्छे से, प्लीज़ हमें इस चीज़ से ना मुक्ति दिलाइए, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। तब उस पंडित ने बोला कि जो रोहित के पापा ने वो पूजा नहीं की थी ना, जो हर 17 साल पे होता है, इसकी वजह से ये सब चीज़ हो रहा है। और फिर वो पंडित बताते हैं कि ये कोई देवता नहीं है जिसकी आपके फैमिली में पिछले 85 सालों से पूजा होते आ रही है। बहुत साल पहले जो रोहित के ग्रेट 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 ग्रैंडफादर की पीढ़ी थी, इन लोगों ने एक ब्रह्म राक्षस को अपने फैमिली का हेड बनाया था। मतलब इन्होंने उस ब्रह्म राक्षस को ही अपना पूरा धन और जो भी इनकी सफलता होती थी वो सब सौंप रखा था कि आप इसकी देखभाल कीजिए। और उसके बदले में हर 17 साल के बाद उस ब्रह्म राक्षस की पूजा की जाती थी। ये वही पूजा है जो रोहित के पापा ने स्किप कर दी। अब ये देखो, कोई आम पूजा नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जब ये पूजा होगी तो जो औरत है वो 6 महीने की प्रेग्नेंट होनी चाहिए और ठीक पूजा के दौरान वो ब्रह्म राक्षस जो औरत के पेट के अंदर बच्चा है, उस बच्चे को मार देता है। तो एक तरीके से हर 17 साल के बाद उसे एक बच्चे की बलि चाहिए जो अभी पैदा नहीं हुआ है। ये डील किया था रोहित के पूर्वजों ने इस ब्रह्म राक्षस के साथ। अब जो ये एग्जैक्ट बात है, ये रोहित के दादी जी को पता थी कि भाई वो ब्रह्म राक्षस आके जो वो प्रेग्नेंट लेडी है उसके बच्चे को मारेगा, और इस बात को इन्होंने रोहित के पापा को नहीं बताया। और यही कारण है कि उस ब्रह्म राक्षस ने उस रात उनकी दादी को मार दिया।
कि तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तूने इसके बारे में क्यों नहीं बताया। इतनी जो इम्पोर्टेंट पूजा है तो उसका इम्पोर्टेंस समझाती अगर अपने बेटे को तो जरूर ये पूजा करवाता। अब इसके बाद उस पंडित के सजेशन पे जो रोहित की माँ थी और रोहित थे, ये लोग बैठ के एक तरीके की पूजा करते हैं उस ब्रह्म राक्षस को थोड़ा शांत करने के लिए। रोहित लिखते हैं कि आज के टाइम पर हमने एक पुजारी को असाइन कर रखा है, वो हर कुछ दिन पर आता है हमारे गांव वाले घर पर और पूजा करके जाता है। अब यहाँ कुछ हफ्ते बीतने के बाद इनको फिर से एक बहुत ही पावरफुल झाड़ फूक करने वाले के बारे में पता चला और उससे कंसल्ट करके इन्होंने अपना जो वो गाँव वाला घर था और घर के बाहर जो वो 31 बीघे का फॉरेस्ट है, उस पूरे एरिया को मंत्रों द्वारा बंधवा दिया कि भाई अगर कभी भी हमें इस एरिया में एंटर करना पड़े तो वो स्पिरिट, वो ब्रह्म राक्षस हमें कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। रोहित लिखते हैं कि आज के टाइम पर तो हम एकदम सेफ हैं, वो हमें कुछ नुकसान नहीं कर पाता, पर फिर भी वो किसी ना किसी तरीके से हमें अपना प्रेजेंस फील करवाते रहता है। तो यार ये थी पूरी कहानी। अगर आपके जानने में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी स्टोरी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।